हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल नॉलेजपुर में। दोस्तों, आज से हम लोग स्टैटिक जीके के 1000 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ये किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो जेएसएससी हो, एनटीपीसी हो या सीजीएल हो, उस सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारे सवाल जो है वो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड है और सिर्फ उन्हीं सवालों को लिया गया है जो कि या तो किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की पूर्णतः इसकी संभावना है। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो बोलता है, लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा कौन? बलबन था। बलबन ने ही हमारे यहाँ लौह और रक्त की नीति अपनाई। ये सवाल कई बार पूछा और जा चुका है और कई बार पूछने के पूरे चांसेस है। बलबन जो था ये गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश हम लोग देखते हैं कब से शुरुआत हुआ। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक का चला था और बलबन स्पेसिफिकली ये 1266 में गद्दी में बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बोलता है, भारत में सिजदा व पायबोस शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? अगेन इसका आंसर भी बलबन होगा। यानी भारत में जो सिजदा और एक पैबोस का जो सिस्टम चला था सल्तनत पीरियड में, तो उसका लाने का भी श्रेय बलबन को जाता है। साथ ही साथ इसने एक फेस्टिवल लाया था जिसका नाम था नौरोज। नौरोज फेस्टिवल को भी बलबन के द्वारा ही लाया गया था। बेसिकली नौरोज क्या था? ये फारसी रीति रिवाजों पर आधारित था, उनके कस्टम पर आधारित था नौरोज फेस्टिवल। तो ये भी बलबन ने लाया था। नेक्स्ट सवाल को देखिए, श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉन विल्किंसन ने। आगे देखते हैं। चौथा सवाल है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। पांचवा सवाल देखिए, वन व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो हमारे यहाँ जो वन व्यवस्था का सिस्टम चलता है वो आर्यों की देन है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का छठा सवाल है, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कहाँ है? तो ये कोलकाता है। प्राचीनतम बात करेगा तो कोलकाता होगा और अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो बड़ा में भी कोलकाता होगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों का आंसर कोलकाता का ही होगा। तो भारत में जितने भी अजायब घर हैं उसमें सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना कोलकाता है और सबसे जो बड़ा है वो भी कोलकाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं? पंजाब। जहाँ 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब। और कौन सी 5 नदियाँ हैं? तो एक है आपकी झेलम है, एक आपकी चिनाब है, एक रावी है, एक ब्यास है और एक सतलज है। और जो पंजाब है, पंजाब को प्राचीन में हम लोग पांचाल के नाम से जानते थे। तो कई बार सवाल ये भी पूछता है कि पांचाल जो है अभी आधुनिक समय में उसका क्या नाम हो गया? तो पंजाब हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखिए, मनुष्य में रक्त का लाल रंग जो हम लोग के बॉडी में जो रेड कलर का ब्लड होता है वो किस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है? तो इसका सही आंसर होगा इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स के कारण हमारे बॉडी का जो ब्लड पाया जाता है बॉडी में वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में लिखी गई थी। प्लानिंग फॉर इंडिया, इसके राइटर का नाम पूछ रहा है। तो इनके राइटर थे सर विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट सवाल को देखिए, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में? ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया था कि महाकालेश्वर ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन में। अब आगे देखते हैं, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? तो जितने भी बड़े बांध होते उसको पंडित नेहरू ने, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट सवाल है 12वां सवाल। वो बोलता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हम लोग देखते हैं पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना में हुआ था और 22 दिसंबर 1966 को बोला जाता है। ये बेसिकली 10वें नंबर के गुरु थे, 10th नंबर के गुरु थे और इनके जो पिताश्री थे 9वें नंबर के गुरु थे। उनका नाम था तेग बहादुर जी। और तेग बहादुर जी की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवा दी थी। नेक्स्ट सवाल आइए, 13वां सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम है? तो हमारे देश का क्या नाम है? एक नाम है भारत और इंडिया, ये दोनों वर्ड को मिलता है। तब हम लोग अपने जो संविधान का प्रस्तावना है या प्रियम्बल बोलिए तो उसको पढ़ते हैं। तो हिंदी में जब पढ़िएगा तो उसमें रहता है हम भारत के लोग, तो ये भारत इस्तेमाल किया गया है। और इंग्लिश में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इंडिया का इस्तेमाल किया गया। तो भारत और इंडिया का इस्तेमाल किया गया हमारे देश के नाम के लिए। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 14वां सवाल आज का है
कि भारत में किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा, वो संसद तक नहीं जा पाए, तो वो थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह का जो काल बोलिए, उनका टाइम बोलिए, वो था आपका 1979 टू 1980। बड़ा कम दिन का था इनका टेन्योर, 1 साल के लगभग। और इनका समाधि स्थल जो है किसान घाट बोला जाता है। चौधरी चरण सिंह, इन्हें किसान पीएम भी कह के संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यसभा में प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले सभापति थी। सभापति हमारे देश में राज्यसभा के वही होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी डॉक्टर पहले जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। और इनका अगर संविधान में बोलिए तो अनुच्छेद 63 जो है, आर्टिकल 63, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया गया। 16 साल में ये प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी नॉन कांग्रेस सरकार के समय पहला प्रधानमंत्री कौन बना, यानी नॉन कांग्रेसी कौन पीएम बने थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। हालांकि मोरारजी देसाई ने भी अपना पूरा काल पूरा नहीं कर पाया था, और ये देश के चौथे पीएम थे। और अगर गुलजारी नंद जी को जोड़ दिया जाए, गुलजारी लाल नंदा जी को, तो ये छठे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे तो गुलजारी नंदा जी तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये गद्दी में बैठे थे 1977 में। पीएम का पद उन्होंने 1977 में संभाला था। नेक्स्ट सवाल देखिए, बीजक किसकी रचना है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बीजक किसका? कबीर दास की रचना है। नेक्स्ट सवाल ये, भारत का आखिर अंग्रेजी यानी लास्ट जो अंग्रेज था वो वाइसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट सवाल देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब आगे देखते हैं। 20वां सवाल है, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है, केरल में एर्नाकुलम में है, केरल के एर्नाकुलम में। और कन्याकुमारी शहर कहाँ बसा है? तो ये हम लोग सब जानते हैं, तमिलनाडु में है। संघ शासित प्रदेश दादर नगर और हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच में है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। और इसी तरह अगर पुडुचेरी के बारे में पूछ लिया जाए, पुडुचेरी के बारे में, तो ये पुडुचेरी का बेसिकली यह है कि 4 डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है 3 स्टेट में है, 3 स्टेट्स में है। कहाँ कहाँ है? एक है आपका आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में भी है, और एक जो है वो केरला में है। तो कुल इसके 4 डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 स्टेट में बटे हुए हैं। ये पुडुचेरी के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है और तमिलनाडु है। तो बेसिकली मेन किसको बोला जाता है? कर्नाटक को। और कर्नाटक में ही इंडिया का फर्स्ट चंदन म्यूजियम खोला गया है, फर्स्ट चंदन म्यूजियम भी यहीं खोला गया। तो कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित कौन करता है? तो ये रेशम का उत्पादन में भी कर्नाटक ही आता है, और कॉफ़ी प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक ही आता है। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल ये 6 क्षेत्रों में अब दिया जाता है। हालांकि इसका नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हम लोग देखते हैं 1901 में हुआ था, जिस वक्त 5 कैटेगरी थी, 5 कैटेगरी में दिया जाता। फिर 1969 में एक और कैटेगरी को इसमें जोड़ा गया, एक और जोड़ा गया इसमें। तो ये कौन सा था? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को 1969 में जोड़ा गया, तब से 6 कैटेगरी में अब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। आज का 26वां सवाल जो है कि किसने कहा था, मध्यरात्रि की चकोर में जब सागर सोता है, भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया? ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 27वां सवाल है, गद्य और पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो यजुर्वेद में ये दोनों की रचना की है। बेसिकली वेद कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है यजुर्वेद, एक होता है अथर्ववेद, और एक होता है सामवेद। तो ये जो गद्य और पद दोनों में जहाँ मिलता है ग्रंथ की रचना, तो वो किस में है? हम लोग का यजुर्वेद में, यजुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट चलिए,
सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था सबसे पहले? तो सबसे पहले जो अपनाई थी वो गौतमी थी। गौतमी बेसिकली कौन थी? तो उनकी जो सौतेली माँ थी गौतम बुद्ध की, उनका नाम गौतमी था। फिर नंदा ने, और फिर तीसरे में यशोधरा ने। यशोधरा कौन थी? तो उनकी गौतम बुद्ध की पत्नी जी थी। और अगर बुद्ध जी का बारे पूछ लिया जाए तो उनका जो बुद्ध जी का जन्म हम लोग देखते हैं वो 563 ईसा पूर्व हुआ था, BC, ईसा पूर्व। और इनका मृत्यु जो हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। और उनके बचपन का नाम क्या कहा जाता है गौतम बुद्ध का? तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इनका नाम था BR अम्बेडकर। इस तरह का भी सवाल कई बार आया है और फिर आने के चांसेस है। BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और 2 बार तो गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से लिया था। खैर आगे देखते हैं। 30वां सवाल जो है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो अगर प्रधानमंत्री पूछता है तो ये थे पामस्टन थे, जो कि एक लिबरल पार्टी से थे, लिबरल पार्टी के थे। और अगर आपका गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए, गवर्नर जनरल, तो ये इस वक्त लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो 1857 के बाद याद रहेगा कि कौन थे? पामस्टन थे यहाँ के आपके जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, और जो कि लिबरल पार्टी के थे। और जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे क्या थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो सिखों का नेतृत्व किया था बंदा बहादुर ने। और गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे। नेक्स्ट सवाल है, ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा, ये किसकी कृति है? ये कौन से ये पुस्तक किन्होंने लिखा? तो M फॉस्टर ने करा, EM फॉस्टर ने लिखा। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा अमेरिका में है। ये नियाग्रा जलप्रपात है। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाटरफॉल हो जाता है एंजिल वाटरफॉल। एंजिल वाटरफॉल जो कि साउथ अमेरिका में वेनेजुएला नाम के देश में है। वेनेजुएला नाम के देश में है। और अगर इंडिया का पूछ लिया जाए, इंडिया में कहाँ पर है? तो इंडिया में कर्नाटक में कौन सा फॉल है? तो फॉल का नाम है कुचिकल फॉल। कौन सा फॉल है? कुचिकल फॉल। सबसे बड़ा फॉल जो है इंडिया का कुचिकल फॉल, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अल हिलाल होगा, ये अल हिलाल जो समाचार पत्र है किसने शुरू किया? तो अल हिलाल किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन सा पेपर लाया, समाचार लाया? तो अल हिलाल। और साथ ही साथ और इन्होंने क्या लाया था? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम इन्हीं का पुस्तक है। और एक और क्या था? गुब्बारे खातिर। एक और था गुब्बारे खातिर, भी इन्हीं की कृति है, गुब्बारे खातिर। तो ये तीनों नाम को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम और एक अल हिलाल, सारी कृति किनकी है? ये आपकी अब्दुल कलाम आज़ाद की है, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। अब आगे देखिए, 35वां सवाल है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? ये बांध से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलता है, तो हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे सारा सवाल। तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है वो वाटर वॉल्यूम के बार में बात करें तो ये 4th लार्जेस्ट है पूरे इंडिया में। जैसे गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद कृष्णा का ही नाम आता है कि वाटर वॉल्यूम में। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो महाबलेश्वर से होता है, महाबलेश्वर से निकलता है। और मुहाना पूछ लिया जाए, मुहाना, तो मुहाना इनका बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में। और एक और इम्पोर्टेंट, हाँ, विजयवाड़ा जो शहर हम लोग देखते हैं, तो विजयवाड़ा इसी कृष्णा नदी पे बसा हुआ है, विजयवाड़ा। नेक्स्ट सवाल देखिए, द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? तो ये अरुंधति राय की है, अरुंधति राय की। नेक्स्ट सवाल है, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन की जो संसद है, वो जो वहीं से निकला है संसदीय प्रणाली, तो इसके लिए इसको जननी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है
कि आपका चीन का लाल क्रांति कब हुई, तो चीन की लाल क्रांति हुई 1949 में। फिर कांसा मिश्रित धातु है किस चीज़ का, कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन मिल के हम लोग क्या बनाते हैं, कांसा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है डियोगो गार्सिया। एक छोटा द्वीप है, कहाँ है, तो हिंद महासागर में। और ये डियोगो किसके तहत आता है, ये अभी ये ब्रिटेन के तहत में है, ब्रिटेन के स्वामित्व में अभी भी है ये वाला द्वीप। ठीक है, फिर आप आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस वर्ष बना, तो वो 1963 है। हालांकि इसका निर्माण जो है वो 1948 से शुरू हो गया था, 1948 से हुआ। फिर 1963 में 62 में ये कंप्लीट हो गया था, और उद्घाटन 1963 में इसका बोला जाता है, भाखड़ा नांगल डैम का। ठीक है, नेक्स्ट है सार्क का स्थापना कब हुआ, तो सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ। हालांकि इसका स्थापना करते समय 7 देश थे, बाद में अफगानिस्तान भी जुड़ा, तो अब कुल इसके 8 मेंबर हैं। और इसका ये ढाका नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल के काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में। तो ये सार्क जो है, सार्क का फुल फॉर्म जान लीजिए, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, ये है साउथ एशियन, एक मिनट, इसका है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। कैसे है, SAA RC, सार्क, इस तरह से। तो S फॉर साउथ, A फॉर एशियन, A फॉर एसोसिएशन, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बता दिया, नेपाल काठमांडू में है। और अभी इसके कुल 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर देश है। और 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सैम्पेंस कहाँ के आदिवासी है, तो ये अंडमान एंड निकोबार के हैं। नेक्स्ट है तेनाली रमन किनके दरबारी कवि थे, तो तेनाली रमन किसके थे, कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें जो तुलुव वंश था, तुलुव वंश, उसके राजा थे, काफ़ी प्रतापी राजा थे कृष्णदेवराय, उन्हीं के दरबार में थे तेनाली रामन जी, जो उनके कवि थे। अब आगे देखिए, धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है, तो ये किसका है, ये UPSC का है, यानी संघ लोक सेवा आयोग। इसका बात करें तो ये हमारे संविधान में कहा, तो हमारे संविधान का जो भाग 14 देखते हैं, भाग 14 में, और अनुच्छेद आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में UPSC के बारे में सारा कुछ दिया है। तो भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 में UPSC के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, 49वां समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है, यानी 49th समानांतर रेखा, तो ये है अमेरिका और कनाडा। और एक चीज़ जान लीजिए, अमेरिका और कनाडा का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा बाउंड्री शेयर करता है, ये कितना है, 8898 किलोमीटर। तो ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला भी 2 देश है, जो अमेरिका कनाडा है, और 49वां समानांतर रेखा भी ये दोनों देश शेयर करता है। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट सवाल है कि एक्यूपंक्चर क्या कहलाता है, तो सुई से इलाज करने का तरीका हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं, एक्यूपंक्चर। ठीक है, और ये चीन में किया जाता है। नेक्स्ट है, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो गुर्दे के लिए किया जाता है, गुर्दे में काम करवाने के लिए किसके लिए डायलिसिस का किया जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है, तो ये हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, जो पंजाब को कहते हैं, पहले इसका नाम क्या नाम था, पांचाल। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हालांकि जब अब बांग्लादेश और भारत के बीच भी है और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि जब अलग जब हुआ था दोनों भारत और पाकिस्तान, तो जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, वो वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो इंडिया, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों के लिए इंडिया के साथ रेड क्लिफ सीमा है। नेक्स्ट है मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में है, जो कि शिमला एग्रीमेंट के तहत डिसाइड किया गया था, शिमला एग्रीमेंट के तहत इसको डिसाइड किया गया था। तो अगर मैकमोहन पूछ ले तो भारत और चीन हो जाएगा, और अगर रेड क्लिफ पूछ ले तो भारत पाकिस्तान भी हो सकता है, भारत बांग्लादेश भी हो सकता है।
नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर ने करवाई थी भूमि प्रदान स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए। नेक्स्ट सवाल है टी शब्द, जो टी आता है शब्द टी, किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ में किया जाता है। तो आज 54 सवालों को हम लोग देखे हैं फटाफट, और साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी रिलेटेड ज़रूरी फैक्ट्स थे वो हम लोग देखे हैं। तो ये रहा हम लोग का आज का क्लास, और हमारे क्लास में बने रहे, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं हम लोग डेली इसमें अपडेट करते रहेंगे, और जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो किसी भी एग्ज़ाम में काम आएंगे, सबसे ज़्यादा भी हम लोग ये जेएसएससी का टारगेट लेके चलते हैं, एनटीपीसी है, सीजीएल है, हालांकि ये सारे एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो हम लोग इसमें बने रहेंगे, और आप लोग भी इसके साथ बने रहे। क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।